हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। क्या मेरी आवाज आप लोग को बहुत अच्छे से आ रही है? यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार वो कंफर्म कर दीजिए, कंप्लीट सेंटेंस लिख दीजिए कि यस सर, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यस, कंफर्म कीजिए बच्चे, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस, योर वॉइस इज कमिंग, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे बच्चे जो है कि कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ले ग्रुप को। ठीक है, जो लिंक है वो लिंक ऑलरेडी हमने आपको भेजा हुआ था। दोबारा अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं सेंड कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कौन से लिंक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके फटाफट ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जल्दी बच्चे, जल्दी, मैं आप सबका वेट कर रहा हूं। यस, आज कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज का हमारा टारगेट है कि केमिकल बॉन्डिंग हम आसानी से, जल्दी से, अच्छे से खत्म कर दें। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा टारगेट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलेगा? तो क्या सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं? क्या सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं? व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? राकेश बोल रहे हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द नेम ऑफ द चैप्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एमएचटी सीटी। एमएचटी सीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर। और भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है एमएचटी सीटी में 2 से 3 क्वेश्चंस तो कंफर्म बनेंगे। चलेगा? चलेगा? तो चलिए रेडी हो जाइए फटाफट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस समय 5:01 हो चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो भी बच्चे यहाँ पे मुझे लेक्चर को देख रहे होंगे वो जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए होंगे कि भाई किस तरह से ज्वाइन होना है। ठीक है, लिंक की कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि हमेशा मैंने देखा कि लिंक का एक इश्यू हो जाता है आप लोग को। तो मैंने लिंक जो है कि ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। मेरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, आइए और लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलेगा? एक बार आप कंफर्मेशन दे दीजिए कि यस सर, लेक्चर स्टार्ट कीजिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनके लिए वापस एक बार मैं बोल दूं कि नून ऐप पे हमारा क्लास 11th क्लास 12th का कंप्लीट कंप्लीट एमएसटी सिटी का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र नहीं होना है, आपको डेली यहाँ पे आके ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसकी बात कर रहा था मैं, तो वो चैप्टर मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है क्लास 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उसमें ये बनने वाला है कि एग्जैक्टली केमिकल बॉन्डिंग में ये बॉन्ड क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज बॉन्ड, तो आप क्या बोलेंगे? देखो, चैप्टर में मेजरली हम कवर करने वाले हैं ऑक्टेट रूल, वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडेशन, एमओटी डायग्राम। ये सब मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इसके बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपको समझना है, अच्छे से देखना है कि भाई ये क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड क्या होता है, तो क्या आप क्या बोलेंगे? कि बॉन्ड जो होता है कि जब कभी भी दो एलिमेंट, दो एटम, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एटम चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो अलग अलग एटम आ गए लाइक ए और बी, एक मिनट जरा मैं देख लूं, कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, पेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूं जरा मैं। यस, अगर मैं यहाँ पे ए ले लेता हूं और उसके बाद मैं बी ले लेता हूं, देख लो बहुत आराम से जाएंगे चैप्टर को लेके, टेंशन मत लेना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर दो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों के बीच में अगर कोई भी एक अट्रैक्शन नजर आता है आपको, अब ये अट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। ये अट्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर आयोनिक अट्रैक्शन भी हो सकता है। चलेगा? या फिर एक वर्ड आप सुनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 12th में था ये, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला भी हो सकता है।
तो इस तरह के जितने भी अट्रैक्शन रहेंगे, उस अट्रैक्शन से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? दैट इज केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। अब हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम दो तरह का केमिकल बॉन्ड मेजरली पढ़ने वाले हैं। पहला जो केमिकल बॉन्ड हम पढ़ने वाले वो रहेगा हमारे लिए कोवेलेंट बॉन्ड। क्या रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जरा समझ लो। देखो, जब कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं ना, तो बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया कार्बन। कार्बन हमको पता है कार्बन का नंबर कितना होता है, 2,4 लिखते हैं। ये 4 क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग करेगा। देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए, हाइड्रोजन पे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा और क्या बना देगा? मीथेन बना देगा, जिसको हम बोलेंगे ये सारे के सारे बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग हो रही है। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। यस, क्लियर है बच्चे? चेक करो जरा। परफेक्ट, बहुत अच्छे। इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके बाद का जो बॉन्ड है वो क्या होता है। इसके बाद का जो बॉन्ड है उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये कि सर ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? लूज करेगा, या तो वो क्या करेगा? गेन करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव बनाएगा, जो गेन करेगा वो नेगेटिव बनाएगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस की वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो अगर ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज कि भाई ये आयोनिक बॉन्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा है हमारे डे टू डे लाइफ में Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज NaCl। दैट इज कॉल्ड एज NaCl। बच्चे आवाज कट रही है मेरी? क्लियर? अब मेरे ख्याल से शायद अब क्लियर आवाज आएगी। जरा चेक कर लो एक बार अच्छे से। नेटवर्क इश्यू होगा आपके यहाँ पे तो एक बार रिफ्रेश कर लो अपने सिस्टम को, या जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन किए हैं और आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से आ जाएगा आवाज, टेंशन मत लेना बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ कि बॉन्ड तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये बॉन्डिंग होती क्यों है? तो याद रखना, ये जो बॉन्डिंग होती है ना, एक रूल था दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि भाई ये ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ये ऑक्टेट रूल है क्या? तो याद रख लो, ये ऑक्टेट रूल जो है एक केमिस्ट ने दिया था। उन्होंने बोला था कि जब कभी भी कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, तो वो इस मेरे रूल को फॉलो करेगा। मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एटम गोइंग टू शेयर इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन या फिर गेन इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजों को फॉलो करेगा। जब कभी भी कोई भी एलिमेंट क्या करेगा? केमिकल बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। और ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या लूज होंगे या गेन होंगे। लेकिन ये सब क्यों होंगे? क्यों ये लोग करते हैं ऐसा? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन वैलेंस शेल, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। बोलो, समझ में आया? इन द वैलेंस शेल। क्लियर है अभी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, मान के चलो कि पानी मैंने लिया HOH। अब इनके बीच का बॉन्ड क्यों ऐसा बन रहा है? तो ये रहा आपके पास O, ये रहा आपके पास H। अब आपको तो पता ही है कि O का नंबर होता है 8, हम लिखते हैं 2,6, H का नंबर होता है 1। अब ये आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? एक यहां पे शेयर करेगा, एक यहां पे शेयर करेगा। हाइड्रोजन एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया। लेकिन O के पास कितने बच गए? O के पास खुद के पास कितने बच गए? 4 बच जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बहुत जगह पे बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पे इसको हम डॉट क्रॉस के नाम से भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे हम क्या बोलते हैं? लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है कोवेलेंट और आयोनिक का? कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करता है, आयोनिक बॉन्ड पूरी तरह से लूज कर देता है या गेन कर लेता है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब कि जैसे मैंने बोला सी सी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, CH3 तो इस कार्बन और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नया टर्म है, आप आगे सीखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी नियर अबाउट सेम होता है। नियर अबाउट, मैंने ये नहीं बोला ज्यादा, बट नियर अबाउट सेम होता है, चलेगा। लेकिन अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की जगह पे अगर आपने आयोनिक बॉन्ड ले लिया, ये प्लस माइनस है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है वो लार्ज डिफरेंस दिखाएगा। डिफरेंस शुड बी लार्ज, डिफरेंस शुड बी लार्ज। किसमें? किसमें? केमिकल बॉन्ड में, और केमिकल बॉन्डिंग में भी स्पेशली आयोनिक के अंदर।
बोलो समझ में आ गया? एकदम क्लियर है बच्चे? एकदम क्लियर है बच्चे? 11th में पूरा पोर्शन आने वाला है, कोई डिलीट नहीं है, वापस से रिपीट कर रहा हूं। 11th में कोई डिलीट पोर्शन जैसा नहीं है। 12th का पोर्शन डिलीट हुआ है, 11th का पोर्शन पूरा आने वाला है आपको। अब हम बात करेंगे कि जो ऑक्टेट रूल ने बोला था उसके कुछ लिमिटेशन होंगे। ऐसा तो नहीं कि ऑक्टेट रूल सीधा जो बोला वो 100% राइट है, बिल्कुल नहीं। ऑक्टेट रूल का हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ध्यान से पढ़ो जरा। अगर आप बोलेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या क्या था, तो पहला लिमिटेशन था कि ऑक्टेट रूल कुछ इनकम्प्लीट ऑक्टेट को नहीं बता पाया। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो इनकम्प्लीट नेचर दिखाते थे, जैसे कि BF3। अब ये कंपाउंड का जरा देखते हैं शेयरिंग करके कितना बनता है। देखो ये बोरॉन है, ये 3F ले लिया मैंने, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। बोरॉन का नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 5 होता है, लिखते हैं 2,3। आउटर मोस्ट में 3 है, तो यहाँ पे एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। अब एक F यहाँ पे आ गया, F का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, F का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। मुझे बताओ बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग करने के बाद? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चे, चैट बॉक्स में फटाफट बता दो जल्दी से। शेयरिंग करने के बाद बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो आंसर होगा 6 इलेक्ट्रॉन। बट ऑक्टेट ने क्या बोला था? ऑक्टेट ने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो कंपाउंड बनेगा। बट यहां पे जो बोरॉन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 कैसे हुए? बहुत से लोग कंफ्यूज, सर 6 कैसे हो गए? अरे यार बोरॉन के पास ये F के साथ में जो शेयरिंग करता है, दो यहां पे हो गया, दो यहां पे होगा और दो यहां पे होगा, तो होगा ना 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? समझा बच्चे? क्लियर हो रहा है सबको अभी? वेरी गुड। अब जरा देखो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट ऑक्टेट के हिसाब से तो 8 होना चाहिए। इसका मतलब कि ये कंपाउंड 8 नहीं है, फिर भी स्टेबल है, इसीलिए इसको बोला गया कि भाई ऑक्टेट का जो रूल था वो सही नहीं था। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल था BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। ये कंपाउंड स्टेबल था, लेकिन जब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया गया तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। कैसे? ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो बच्चे। ये पूरा आपका बेरिलियम है, ये आपका क्लोराइड है। क्लियर है सबको? आराम से जा रहा हूं, कंसेप्ट थोड़ा सा हार्ड है इसलिए मैं आराम से जा रहा हूं। अब बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करो। टोटल कितना होता है? बेरिलियम का नंबर 4 होता है। कैसे लिखेंगे? 2,2। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दो में से एक यहां चला गया, एक यहां चला गया। अब Cl भी अपना एक यहां रखेगा, एक यहां रखेगा। तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, फटाफट बता दो जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात, 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस है ऑक्टेट के हिसाब से 8 होना चाहिए, ऑक्टेट के हिसाब से 8 होना चाहिए, मगर ये कितने दिखा रहे हैं? ये सिर्फ 4 दिखा रहे हैं, फिर भी स्टेबल है। जब ऑक्टेट रूल को पूछा गया कि भाई ये सब क्या चल रहा है, आपने तो बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये तो 4-4 पे स्टेबल हो रहे हैं, क्या तकलीफ है यहाँ पे? ऑक्टेट रूल के पास कोई आंसर नहीं था। मतलब ये जो आपका ऑक्टेट रूल है वो यहाँ पे फेल हो गया। तो पहला फेलियर क्या था ऑक्टेट रूल का? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको, लिख के ले लो पेपर पे भाई, एकदम बढ़िया लेक्चर चल रहा है। एक्सपांडेड ऑक्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सपांडेड ऑक्टेट का जो एग्जांपल है देख लो, जैसे कि PCl5 ले लो आप, SF6 ले लो। अब आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए भी आप बता सकते हो। मुझे बोलो, मुझे बोलो आप, PCl5 जो है बच्चे, PCl5 बताओ इसके पास, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल? जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए बता दो जल्दी से। जो लोग बोल रहे हैं सर मोर एक्सप्लेनेशन, बच्चे आप 11th का थियरी पढ़ने बैठे हो कि एंट्रेंस पढ़ने बैठे हो? पहले आपको डिसाइड कर लो। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई अगर आप पूरा थियरी थियरी आंसर लिखने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर थोड़ा सा, अब बोलते ना गलत जगह आ गए आप। बच्चे यहाँ पे थियरी आंसर नहीं करना हमको, हमको यहाँ पे MCQ से टैकल करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंसेप्ट के पीछे भागना है, थियरी आंसर नहीं कि सर सेंटेंस कैसे बनेगा, हम एक्सपांडेड ऑक्टेट में आंसर क्या लिखेंगे। अरे आंसर नहीं लिखने के लिए बता रहा हूं मैं, आपको सिर्फ पैटर्न पता चलना चाहिए कि अच्छा क्या है इसके अंदर। PCl5 में वेरी गुड 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही बात है, क्योंकि ये 5 Cl के साथ शेयरिंग करेगा, तो 5 2 10 हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, चलेगा। अब यहाँ पे SF6 का बता दो फटाफट कितना आएगा, जल्दी से बता दो SF6 के कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी। वेरी गुड, SF6 के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है? बोलो है कि नहीं? और फिर भी स्टेबल है, तो क्या ऑक्टेट का रूल सही है? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे सर ऑक्टेट का रूल तो सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि ऑक्टेट के रूल में 8 इलेक्ट्रॉन बोला गया था, बट यहाँ पे 8 से ज्यादा है, इसीलिए ऑक्टेट का रूल क्या हो गया? फेल हो गया। इसके अलावा कुछ और भी रूल है ऑक्टेट को भी मैं फटाफट बता देता हूं। ऑक्टेट के रूल के हिसाब से ये था, ऑक्टेट के रूल के हिसाब से जब ऐसा हुआ कि अरे यार ये क्या हो गया, ऑक्टेट का रूल तो खराब जा रहा है, बेकार जा रहा है, तो ऑक्टेट ने बोला कि ठीक है शायद हमारा जो रूल है वो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होगा। किसके लिए? इवन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होगा। लेकिन ऑक्टेट की बेइज्जती अभी यहीं तक नहीं रुकी थी।
ऑक्टेट अभी आगे और बेइज्जत होने वाला था। कैसे? जैसे उसने एक कंसिडरेशन किया कि भाई ऑक्टेट इवन के लिए अप्लाई होगा, वैसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे आ गए जो ऑड नंबर लेके चलते थे। जैसे कि आप एन डबल बॉन्ड ओ देख सकते हो, दिखाई दे रहा है सबको? अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस फॉर्म में, जरा चेक करो, ये ओ है और ये एन है। एन के पास दिमाग चला लो जरा अपना, एन के पास आउटर मोस्ट में 2,5 होता है, राइट? और ओ के पास आउटर मोस्ट में 2,6 होता है। देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, एन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा और खुद के पास कितना रखेगा? 3 रखेगा। ये अपना 2 यहां देगा, खुद के पास 4 रखेगा। समझ में आया? अब एन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और ये बन जाएगा एक यहां पे और ये यहां से गायब हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और ये बंदा लेके इलेक्ट्रॉन माइनस बन जाएगा। समझ में आया? इसके पास प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया? अब जरा काउंट करो, ओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन, जरा काउंट करो। कोई पता है मुझे काउंट करके कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा? कितना हो गया बच्चे? जल्दी बोलो। 8 हो गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया था उसको मिला के 9 हो गया। बोलो समझ में आया? नहीं 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 नहीं, वापस चेक करो। 8 तो इसका नॉर्मल हुआ ना, वापस देखो जो लोग कंफ्यूज हुए कि सर 8 हो रहा है, 9 होगा बच्चे, क्योंकि एन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना माइनस करने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस हो जाता है। वापस समझा रहा हूं, वापस समझा रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, एन के पास प्लस ओ के पास माइनस, कहां से बनता है वो देखो पहले। ये एन ये ओ, ये रहा एन ये रहा ओ। एन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2,5, वेरी गुड। ओ के पास कितने? 2,6। 5 में से क्या कितने यूज हो गए? 1 2 यूज हुआ, तो कितने बच गए? 1 2 3 बच गए। अब यहां पे देखो ओ के पास 6 है ना बच्चे, तो 6 में से 2 उसने यहां पे दे दिया, तो खुद के पास उसके खुद के पास 4 बच गए। ये खुद के इलेक्ट्रॉन है। अब एन ने भी एक यहां पे इसको दे दिया, देखो यहां पे इस तरह से दे दिया, तब ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। अब बताओ इस ओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? तो आप बोलेंगे सर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। कितने हो गए? 9 हो गए। बोलो समझ में आया? 4 बच्चे जो लोग बोल रहे हैं 5 है ना बच्चे, 5 तो अंदर है और 4 ये शेयरिंग वाला भी काउंट करना है, तो 9 हो गए। तो बोलो क्या ऑक्टेट रूल की यहाँ पे इज्जत बची? बिल्कुल नहीं। मतलब बोलते ना गजब बेइज्जती हो गई यार, ये तो जो रूल बता रहा हूं सब गलत निकल रहा है। आगे जाके ये भी देखने के लिए मिला कि जो ऑक्टेट रूल था उसको जब पूछा गया कि भाई कोई एलिमेंट की रिएक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं, कोई एलिमेंट कितना रिएक्शन दिखाता है ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान के चलो कि HI है, HCl है, HBr है, तीनों का बॉन्ड फॉर्मेशन सेम तरीके से हुआ है। आपके हिसाब से बोला गया था कि भाई ठीक है तीनों सेम तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, तो लेकिन ये HI ज्यादा रिएक्शन दिखाता है, HCl कम दिखाता है, ऐसा क्यों? तो भी ऑक्टेट को नहीं पता था। इसका मतलब ऑक्टेट रिएक्टिविटी के मामले में भी आंसर नहीं दे पाया, तो ये भी क्या है उसका लिमिटेशन है। साथ में ऑक्टेट से जब पूछा गया कि किसी का एनर्जी लेवल जो होता है, किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की एनर्जी कम होती है, वो बताओ, तो बंदा वो भी नहीं बता पाया। तो एनर्जी लेवल के बारे में भी उसको आइडिया नहीं था। ये हो गया बच्चे पूरा का पूरा ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन। बोलो कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज एकदम सेट बैठ रहा होगा, दिमाग की नसों में जाके एकदम बोलते ना सेट जा रहा होगा, कोई कंफ्यूजन जैसी चीजें नहीं होंगी। चलेगा? ऑल क्लियर, वेरी गुड बच्चे। देखिए आप एंट्रेंस से डील कर रहे हैं और क्रैश कोर्स है बच्चे। अगर आप सोच रहे हैं कि सर 11th में जैसे एक एक स्टेप को लिखा के देना है, मुझे बड़े आंसर लिखना है एग्जाम के लिए, तो बच्चे थोड़ा तो मुश्किल होने वाला है। हम एंट्रेंस से डील कर रहे हैं यार। आप हम उम्मीद क्या करते हैं आपसे? हम उम्मीद करते हैं कि जो चैप्टर आने वाला है ना, वो चैप्टर आप ऑलरेडी मेरे ग्रुप में देख चुके होंगे कि हाँ ये चैप्टर आज पढ़ाने वाले हैं। तो उसे आप एक बार देख कर आइए, ताकि यहाँ पे ना आप एकदम डबल जोश के साथ आ जाए कि यार आप तो जो कंसेप्चुअल पार्ट रहेगा ना वो एकदम फाड़ देंगे हम लोग, है कि नहीं? चलिए अब आगे मैं बढ़ाता हूं आपको, आगे थोड़ा आगे लेके चलता हूं और लेविस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा स्लो चलूंगा बच्चे, टेंशन नहीं, थोड़ा स्लो गैप चलेगा बच्चे, धीरज, टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा लेविस स्ट्रक्चर से। देखिए लेविस स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है? लेविस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको दिया है कि CH4 है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो ये दिख रहा है आपको, ये कार्बन ले लिया, इसको इस तरह से आप क्या करेंगे? रोटेट कर देंगे, मतलब इस तरह से 4H लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे, उसी को रख देना अपनी अपनी जगह पे, उसी को हम बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। अरे मेरे भाई एमसीक्यू लूंगा, यश कल का लेक्चर पूरा एमसीक्यू होने वाला है, आज भी मैं एमसीक्यू लूंगा, ब्रेकआउट भी लूंगा। बस आप पहले कॉन्सेप्ट तो सीखो मेरे भाई। अभी एमसीक्यू डालूंगा तो आप बोलेंगे सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं तो एमसीक्यू कैसे ले लिए, है कि नहीं? और मेरे ग्रुप में जाके फीड पे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, वो पूरा का पूरा नोट्स आप जो है कि वहां से ले सकते हो। ठीक है, फीड में जाना है, फीड FEED, बाद में जाइए, अभी पहले आप देख लीजिए। ब्रेकआउट भी लूंगा बच्चे, सिद्धि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का नंबर कितना है? 2,4 लिखते हैं हम। H का नंबर कितना है? 1 होता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे, इसी को हम बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये इसे हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से ही दिखाते हैं, कहीं कहीं पे हम पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते तो भी चलेगा बच्चे, और हम सर्कल भी नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि भाई सर्कल ही बनाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चलेगा, चलेगा। तो कंफ्यूज मत होना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपका लेविस स्ट्रक्चर है, मतलब वो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आइडिया मिल गया क्या लेविस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, क्लियर है, और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक नए कंसेप्ट की, जो होने वाला है आपके लिए बहुत ही धमाकेदार, जिसका नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो बच्चे, देख लो यहां पे, तो देख लो मैंने क्या क्या ले लिया यहाँ पे। वैलेंस, ये वाला कंसेप्ट अभी नहीं ले रहा हूं, इसके बाद पहले लेता हूं। वैलेंस मैंने क्या बोला आपको, देखो जरा यहाँ पे शॉर्टकट में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है ये वैलेंस। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैलेंस शेल, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा अभी, VSEPR। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, VSEPR क्या होता है फुल फॉर्म इसका, वीबीटी थ्योरी इसके बाद है बच्चे, वीबीटी थ्योरी इसके बाद लूंगा मैं, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब ये थ्योरी क्या थी, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी था ये। इस थ्योरी ने ये बोला कि जब कभी भी आप दो इलेक्ट्रॉन रखते हो आपस में, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तब ऐसा होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये बंदे शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। रूल के हिसाब से तो हमने यही पढ़ा है कि जब भी दो चार्जेस सेम सेम पास में आएंगे, तो इनके बीच में तो रिपल्शन होना चाहिए ना बच्चे, इनके बीच में तो रिपल्शन होना चाहिए। बट आप हमें पढ़ा रहे हो कब से कि सर इनके बीच में रिपल्शन ना होके ये शेयरिंग करते हैं और आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो इस थ्योरी ने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन था, और आपको भी अभी डाउट आया हुआ कि अरे हाँ यार ये बात तो सही है, ये बात तो सही बोल रहे हैं। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं जूम जरा कम करो, एक मिनट जरा देख लेता हूँ जूम बहुत ज्यादा है क्या, नहीं बच्चे जूमिंग तो 100% पे ही है, तो मेरे ख्याल से जूम सही है। देखो अभी मैं आपको अगर कोई दूसरा एग्जांपल दे दूं, Cl2 ले लेता हूं मैं, Cl2 क्या करेगा बोलो, ये एक Cl, ये एक Cl, ध्यान से देखना मजा आ जाएगा। अब Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,7 में, 2,7 में, 2,7 में क्या करेगा वो, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, बोलो खुद के पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, वही काम यहां पर होगा, 1 2 3 4 5 6, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड कैसे बना सकते हैं यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में रिपल्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन कैसे हो रहा है कि नहीं, सही बात है। मैं बताता हूं क्यों। तो इस थियरी ने यह बताया कि देखो होता क्या है, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का अपना एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, क्या होती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्या बात है। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, जो जो हर एलिमेंट के अंदर पाया जाता है इनफैक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस थ्योरी ने क्या बताया, इस थ्योरी ने ये बताया कि जब कभी भी कोई भी एलिमेंट, उसका एटम जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वो एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और ये डिस्टेंस इतना होता है, ये डिस्टेंस इतना होता है कि जहां पे अट्रैक्शन भी ज्यादा नहीं हो और रिपल्शन भी ज्यादा नहीं हो। बोले समझ में आ रहा है, बोले समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आएगा बच्चे, अनुराग फॉर्मूला चार्ज है आगे, टेंशन मत लो। मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जहां पे अट्रैक्शन भी ज्यादा नहीं होता है और रिपल्शन भी ज्यादा नहीं होता है। बोले समझ में आया, बोले समझ में आया। तो इस थियरी का बहुत ज्यादा ये नहीं था कुछ मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन था, इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि भाई मॉलिक्यूल जो है अपना जो डिस्टेंस है वो ऐसे रखेगा कि ज्यादा रिपल्शन भी ना हो, ज्यादा अट्रैक्शन भी ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर दो मैग्नेट को मैं ले लूं, दो हाई पोल नॉर्थ पोल वाले दो अगर मैग्नेट ले लेता हूं मैं, तो अगर मैं उनको बहुत पास में रखूंगा तो बच्चे रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, और बहुत दूर रख दिया तब बच्चे आप देखेंगे कि उसका अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। तो आपको एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करना है जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या रहे बच्चे, बैलेंस रहे। तो इस थ्योरी में हम यही बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो यही बताने का होता है। अब इसमें एक और चीज इन्होंने इस थ्योरी में ऐड किया था कि जो रिपल्शन होता है ना वो किस ऑर्डर में होता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे पानी मैंने बनाया, देखो यहाँ पे ये पानी मैंने बनाया, तो पानी में जो ये जो दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फुल फॉर्म लिख दूं आपके लिए मैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो मजा आ जाएगा आपको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन चलेगा।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो लोग बोल रहे हैं कि नोट्स नहीं है, नोट्स हमेशा लेक्चर के बाद डाला जाता है बच्चे, आप अभी लेक्चर में चेक करेंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। राधा बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे समझ में आएगा आपको क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो कभी भी जब कभी भी आप ऐसे एलिमेंट कंपाउंड देखेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। लेकिन इस O के पास बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इस तरह से, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बच्चे, लोन पेयर। बोलो समझ में आया। तो अगर कभी एग्जाम में आएगा कि भाई बॉन्ड पेयर क्या होता है, तो बॉन्ड पेयर का मतलब जो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। और किसी ने पूछा कि लोन पेयर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि लोन पेयर का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, वो बॉन्डिंग नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड एज लोन पेयर। बोलो समझ में आया। मैं एक बच्चे को यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूं, साक्षी बच्चे आवाज आ रही है मेरी, साक्षी। यस सर, यस सर। आवाज मेरी आ रही है बहुत अच्छे से, हाँ सर। ठीक है। आपको समझा बच्चे ये लोन पेयर कहाँ पे पाए जाते हैं, लोन पेयर का काम क्या होता है, यस सर। चलेगा। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यूज नहीं करता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, ऐसे ही खड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज लोन पेयर। चलेगा, हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, देख लो यहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर डायग्राम के थ्रू समझाओ, तो ये बच्चे देखो, ये तो बच्चों वाला कंटेंट है यार एकदम, तुम तो क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो जरा यहाँ पे, ये रहा आपका HOH। अब O का नंबर होता है 2,6, क्या होता है बच्चे 2,6, तो 6 में से क्या हो गया, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, अरे यहाँ पे बच गए 4, इसी को तो बोलते हैं लोन पेयर। तो ये क्या हो गया आपके लिए, लोन पेयर। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। बोलो समझ में आया, अब समझ में आ रहा है बच्चे, यस बच्चे, कोई डाउट है किसी को, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जो कंसेप्ट है वो क्या है, और इस कंसेप्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगला जो कंसेप्ट है बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, लेकिन उससे पहले मैं लेने वाला हूं एक ब्रेकआउट। तो आर यू रेडी फॉर द ब्रेकआउट, जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, फटाफट। जो मैंने सिखाया उसी के ऊपर पूछूंगा ब्रेकआउट में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए तो ब्रेकआउट लेने के लिए मैं रेडी हो जा रहा हूं, और ब्रेकआउट का जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही जल्दी स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जरा कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं, देख लेते हैं कितने बच्चे इसे करते हैं। चलो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, बड़ा दिखाई दे रहा है सबको, क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या, चेक करो एकदम। यस बच्चे, 50% लोगों ने सही आंसर दिया है। क्या है सही आंसर बोलिए, सही आंसर है इसका, मैं बता देता हूं आपको, दोबारा से जरा देख लो। सही आंसर है इसका सी, आंसर करेक्ट था। कौन सा आंसर, सी। तो जिन्होंने भी सी टिक मार्क किया था वो बिल्कुल सही थे। और पानी का जो स्ट्रक्चर है बच्चे मैंने आपको अभी सिखाया था, वही क्वेश्चन मैंने दिया था। फिर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए इस बार, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए। देखिए ओ का इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, ऊपर दिया हुआ है तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे डी आंसर टिक मार्क किए, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं कार्बन ओ के पास, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि जो
इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो गलत आ गया, कौन सा, H का इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए आ जाते हैं अपने बैक टू द क्वेश्चन वाले पॉइंट पे, देख लेते हैं हम कहां तक पहुंचे थे। तो हमारा बहुत अच्छे से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी था उस पर हम अच्छे से सीख चुके थे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन होगा किसी को। चलो बढ़ते हैं अगले अगले कंटेंट पे और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या था, ठीक है। देखिए तो मेरे ख्याल से मिनिमम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है सबको, लेवी स्ट्रक्चर भी क्लियर हो चुका है। अब मैं बढ़ने वाला हूं अगले कंटेंट पे जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थियरी है ये, देख लीजिए अच्छे से क्या है ये थियरी, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान देना बच्चे। देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो होता है इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं वीबीटी, पहली बात इसको हम वीबीटी बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये थियरी। वीबीटी ने हमें यह बोला कि जब कभी भी आप वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात करेंगे, जब कभी भी आप वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का होना जरूरी है, पहला कंडीशन। दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तीसरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही बॉन्ड बनेगा, उतना ही क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, उतना ही क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो आपका कोई डायरेक्शन नहीं दिखाता है, एस ऑर्बिटल होता है नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है बच्चे, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। जबकि अगर आप बात करेंगे पी ऑर्बिटल की तो पी ऑर्बिटल जो है बच्चे वो आपका डायरेक्शनल नेचर दिखाता है, क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, यहां पे चलेगा, चलेगा बच्चे। जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि सर देखो आपका नेटवर्क अगर इशू रहेगा बच्चे तो थोड़ी सी तकलीफ रहेगी आपको, तो आप ट्राई करो कि आपका जो नेटवर्क रहे वो बहुत अच्छा रहे, ठीक है। इसे हमने ऑडियो ऑन किया हुआ है, पीपीटी आपको दिख रही है लेकिन हमने वीडियो बंद किया है ताकि आपका जो नेटवर्क रहे उसमें तकलीफ ना हो। वैलेंस बॉन्ड थियरी में वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग कंफ्यूज है कि सर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी में। पहला पॉइंट क्या रहेगा, हाफ फील्ड होना चाहिए। अच्छा हाफ फील्ड का मतलब क्या है सर, मुझे वही नहीं पता, तो मुझे पहले ये बताइए कि हाफ फील्ड मतलब क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 लिखता हूं, ठीक है। अब ये 2p6 क्या है, फुल फील्ड है, क्योंकि आप देखेंगे जो p होता है उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली फील्ड। अगर ये 2p3 होता तो इसको हम कैसे रखते हैं जरा चेक करो, इसको हम रखते हैं 1 2 3। तो ये जो 2p है ना बच्चे, ये 2p को हम बोलेंगे ये हाफ फील्ड है, क्यों, क्योंकि p में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो, बट अभी कितना है, अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अपने आप में हाफ फील्ड है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज और समझ में आ गई कि हाफ फील्ड तो होगा ही, साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा। बोलो समझ में आया। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बॉन्ड बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे इसके अंदर, तो आप बोलेंगे कि सर तीन हो गए। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये जो बंदा है 1s2 वाला, 2s2 वाला और 2p3 वाला, वो कितना बॉन्ड बनाएगा, बोलो कितना बॉन्ड बनाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में, ये कितना बॉन्ड बनाएगा 1s2 2s2 2p3 जो है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो आंसर आएगा तीन बॉन्ड बनाएगा, बहुत अच्छे, क्योंकि तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं और क्वेश्चन पूछता हूं जरा यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूं कि 1s2 2s2 2p4 है बच्चे, तो बताइए ये बंदा कितना अनपेयर्ड बनाएगा, कितना अनपेयर्ड होगा और कितना बॉन्ड बनाएगा, ये जल्दी बताइए। जो लोग बोल रहे हैं चार चार आएगा, गलत है बच्चे, चार नहीं आएगा मेरे भाई, दोबारा दिमाग चलाओ अपना। देखो पी को हम ऐसे ब्रेक करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अनपेयर्ड कितना मिला, सिर्फ दो मिला, इसका मतलब कि ये सिर्फ दो बॉन्ड बनाएगा। बोलो समझ में आ गया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चे, ये तुम्हें समझना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये जो कंसेप्चुअल पार्ट है ये तो सबको क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि जो अगला कंटेंट है वो क्या हो सकता है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से ये जो एमसीक्यू दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपको सिखा दिया है, अब मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ओवरलैपिंग सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने एमसीक्यू दिया है,
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस एमसीक्यू का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में देंगे। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन चलो बहुत सही, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। आयोनिक बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि भाई प्लस और माइनस का होना जरूरी है, बट ये नहीं बताया था कि आपको माइनस माइनस होना जरूरी है, ऐसा नहीं था बच्चे। प्लस माइनस का होना जरूरी है, तो प्लस माइनस को हम क्या बोलते हैं, अपोजिटिवली चार्ज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं बल्कि मैं आपको समझा रहा हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो ओवरलैपिंग है वो क्या होता है। चलेगा। ध्यान देना बच्चे, ओवरलैपिंग सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने जा रहा है ये, और बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। देखिए ओवरलैपिंग जो है ना, हमारे पास तीन टाइप की ओवरलैपिंग होती है। पहला है एस एस ओवरलैपिंग, ध्यान से सुनो मजा आ जाएगा, हर एक कंसेप्ट लेके चलने वाला हूं, ठीक है, टेंशन मत लेना। देखिए एस एस ओवरलैप का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे कि एस क्या होना चाहिए आपका, पहली बात तो हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। दूसरा एस बी क्या होगा बोलो, आप बोलेंगे दूसरा एफ एस बी हाफ फील्ड होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टू हाफ फील्ड, टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल मुझे चाहिए, बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो सही बात है कि नहीं, टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, सही बात है। और साथ में अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले होने चाहिए, हाफ फील्ड तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, तो दो हाफ फील्ड चाहिए जो अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकर चलेंगे। और ये दोनों अलग अलग आइटम के होने चाहिए। अलग अलग का मतलब, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया 1s1, ये हाइड्रोजन का एक आइटम हो गया, वैसे ही मैं दूसरा आइटम लूंगा 1s1, ये दूसरा आइटम है हाइड्रोजन का। अब ये मेरा हाइड्रोजन का एक आइटम, उसका इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं H इस तरह से दिखाऊंगा। ये मेरा हाइड्रोजन का दूसरा जो अपोजिट स्पिन रहेगा, अपोजिट का मतलब उल्टा घूमेंगे, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आ गया आपका 1s1। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये ओवरलैप इसको बोलते हैं, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओवरलैप। तो ये कौन सा ओवरलैप हुआ, तो हम बोलेंगे एस एस ओवरलैप। कैसे पता चला, क्योंकि H का S ऑर्बिटल दूसरे H के S ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। इस बॉन्ड को हम पाई नहीं बोलते बच्चे, इसको हम सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलेंगे, शेयरिंग वाला बॉन्ड जैसा हो रहा है। पाए तो तुमको सिखाऊंगा मैं हाइब्रिडाइजेशन में, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगला ओवरलैप है वो क्या आने वाला है। जो अगला ओवरलैप है वो होने वाला है आपके लिए पीपी ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप, पीपी ओवरलैप। ध्यान से देखो, पीपी ओवरलैप जो होता है बच्चे, उसमें हम एग्जांपल लेंगे F2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल। समझाता हूं आपको ये F2 मॉलिक्यूल पीपी में क्यों आया। देखो होता क्या है कि F का नंबर कितना है, F का नंबर है 9। कैसे लिखेंगे इसको हम, 1s2 2h2 2p5। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं बच्चे। चलो अब बताओ, राधा बच्चे आप बोल रहे हो इजी इजी जा रहा है, इसके पहले आप बोले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये क्या है बच्चे आपका, हीलियम 1s2 ऐसे का वैसे रख दो, 2h2 ऐसे का वैसे रख दो। 2p को मैं ब्रेक कर रहा हूं, 2p को मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। 2p को देखो कैसे ब्रेक करूंगा मैं, ये बन गया 2px, ये बन गया 2py, ये बन गया 2pz। 1 2 3 4, बोलो समझ में आया, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे मैंने लगा दिया पांचवा। तो अब बताओ इसके पास अनपेड कितने बचे, एक। तो कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, एग्जाम में कभी कभी बनेगा। F2 मॉलिक्यूल में कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। मैं जरा यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूं, कौन है यहाँ पे, सुजल। सुजल क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे, हेलो सुजल। यस बच्चे आपको मेरी आवाज आ रही है, सुजल। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, चलो ठीक है मैं आपको फिर म्यूट पे डाल रहा हूं बच्चे, फिर देखते हैं यहाँ पे कौन है। मैंने यहाँ पे म्यूट किया है, आप जरा जल्दी से बोलिए, आपका नाम बताइए। अनम्यूट कर दिया बच्चे मैंने आपको, आवाज आ रही है आपको, हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर। आपका नाम बताइए। हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, कहां से बोल रहे हैं बच्चे, सर बोरीवली से। बोरीवली से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो F2 मॉलिक्यूल है उसमें जो F है उसका कौन सा ऑर्बिटल अनपेयर्ड नेचर दिखा रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। सर तीसरा वाला। तीसरे वाले को हम क्या नाम देंगे, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या लिखा है, 2p2। 2pz। हाँ 2pz। क्योंकि ये 2px होता है
2p y और होता है 2p हिमांशु y और 2p z होता 2p z। हाँ सर। है। यस, इस बात का ध्यान रखना। तो 2p z एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि spp ओवरलैप में कौन सा ऑर्बिटल जो है f मॉलिक्यूल बनाते समय, f2 मॉलिक्यूल बनाते समय कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, तो आप टिक मार्क करेंगे 2pz यूज होता है। समझ में आया बच्चे हिमांशु? यस सर। चलेगा, चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ सर। बहुत सर आप अच्छे, बहुत बहुत अच्छा अच्छे, चलेगा। हाँ बच्चे, सर आप आवाज बहुत नहीं आ अच्छा रही आपकी, पढ़ाते हैं। बोलिए। सर आप बहुत अच्छा, अच्छा थैंक यू पढ़ाते बच्चे, हैं। बहुत 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 धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक ये यू। जो पूरा आपको दिख रहा है नून पे, जो यहाँ पे जितने भी हम लेक्चर ले रहे हैं, सबका यस सब जो सर। टोटली फ्री है, दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? कोई टेंशन यस। नहीं लेना, ठीक है? चलो, यस अगला सर। कंटेंट सिखाता हूं मैं आपको। इसके अंदर होता क्या है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे मजा आने वाला है। अब यस आपको सर। पता चल गया कि एफ जो होता है वो 2pz1 दिखाता है, राइट? ऐसा ही दूसरा एफ भी दिखाएगा। चलो मैं आपको म्यूट पे डाल दूं बच्चे, चलेगा ना? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चे, अब दूसरा एफ जो दिख रहा है आपको 2pz1 वो भी होगा। इसका मतलब कि ये जो एफ है ना, वो 2pz कैसा दिखता है, देखो 2pz बच्चे हम ऐसा बनाएंगे। ये होता है पी ऑर्बिटल। क्या होता है ये? पी ऑर्बिटल। इसमें सिर्फ हमें जेड लेके चलना है, तो हम एक्स और वाई को क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। ये हमारा कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। ये मैंने क्या ले लिया, बोलो? एफ का 2pz ले लिया 1। और यहाँ पे क्या क्या मैंने दूसरा 2pz ले लिया, बोलो दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? ये बन गया मेरा 2pz दूसरा वाला, ये भी z हो गया 2pz1। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तब देखो कैसे बनेगा, ये ऐसा और ये ऐसा। बोलो समझ में आ रहा है? लेकिन होता क्या है, इसकी वाली जो एनर्जी है ना बच्चे पूरी, वो इसके अंदर चली जाती है रिड्यूस होने के लिए। तो हमारा जो कंपाउंड है ना कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। होता क्या कि बहुत से लोग को बुक में नहीं समझ में आता है। देखिए, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो हुआ क्या इसके अंदर कि इसकी जो एनर्जी होती है, जो इसकी एनर्जी होती है लोब की, वो पूरा इसमें यूज हो जाती है। इसकी एनर्जी इसके अंदर यूज हो गई ओवरलैप कराने में। इसको हम क्या बोलेंगे? F2 मॉलिक्यूल बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? F2 मॉलिक्यूल बोलेंगे। बोलो कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलेगा बच्चे? हर एक चीज एकदम क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात? वापस से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार आपके लिए, चाहिए तो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। चलेगा? देखिए यहाँ पे F2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो ये रहा आपका F2 मॉलिक्यूल का जेड ऑर्बिटल। चलेगा? और ये रहा F2 मॉलिक्यूल का दूसरा जो F रहेगा उसका जेड ऑर्बिटल। तो जब ये आपस में अटैच होंगे, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग देखो ऐसी होती है, इस तरह से। ये इस तरह से होती है, दिखाई दे रहा है? ये इस तरह से होती है बच्चे। तो कभी कभी एग्जाम में ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि चलो बताओ ये क्यों, क्या कौन सा ओवरलैपिंग दिखा रहा है? तो आप टिक मार्क करेंगे कि पी पी ओवरलैपिंग दिखा रहा है। कौन सा ओवरलैपिंग दिखा रहा है बच्चे? पी पी ओवरलैपिंग दिखा रहा है। क्लियर हो गया? चलो आगे लेके चलता हूं आपको एसपी की तरफ। एसपी ओवरलैप, ध्यान देना बच्चे, मजा आने वाला है। एस में कौन सा डायग्राम लेंगे हम लोग? एच का एग्जांपल लेंगे। पी में कौन सा एग्जांपल लेंगे? एफ ले सकते हैं। तो बोलो यहाँ पे एग्जांपल क्या बन जाएगा? एच एफ जो होगा हमारा, वो हमारे लिए एसपी ओवरलैप हो सकता है। कैसे होता है एसपी ओवरलैप? चलो दिखाता हूं वो भी। देखो एस कैसा बनेगा, ये रहा आपका एच। एक मिनट जरा ये स्क्रीन मैं वापस से चेक करता हूं। हाँ अब सही है। ये रहा एच का 1 जिसको हम बोलेंगे 1s1। ये रहा आपका एफ जिसको हम बोलेंगे 2pz1। ये रहा मेरे पास एस, और ये रहा मेरे पास आपके लिए जेड। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनेगा तो देखो ऐसा बनेगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? कैसे आया? नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे ये एस है और ये आपका जेड वाला है पी। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ओवरलैपिंग ऐसा होने वाला है। बोलो समझ में आया? क्लियर है बच्चे? चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं? चलेगा? चलो जरा देखते हैं यहाँ पे लाइन में कौन है। यस बच्चे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस बच्चे, कंफर्मेशन देंगे आप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपको हेलो। मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हेलो? यस यस सर, आ रही है। चलो आपका नाम बताइए। रोशनी। रोशनी बच्चे, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? यस सर। काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन लग रहा है ये। एक्सपेरिमेंट जो एलिमेंट है वो आपका एक्स है। एलिमेंट क्या लिया है आपने? एक्स लिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 है और NP4 है। तो बताइए कि जब वो किसी भी इज मोस्ट लाइकली टू रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म आयन, वो कोई आयन बनाएगा, तो विच हैव अ चार्ज ऑफ, वो कौन सा चार्ज लेके चलेगा? जब ये आयन बनेगा तो वो कौन सा चार्ज लेके चलेगा? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? कुछ दिमाग चल रहा है आपका? ऐसा कुछ लग रहा है कि ये मैं बता सकती हूँ? सर -1।
-1 आपको लग रहा है। चलो मैं जरा सॉल्व करता हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ध्यान देना, मजा आ जाएगा आपको। देखिए होता क्या है, NH2 है और NP4 है बच्चे, ठीक है। ये रहा NH2 जो कि ऐसा दिखेगा और ये रहा NP4 जो कि ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया Yes. सबको? अब आप अपना दिमाग चलाइए, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए इस तरह से बच्चे, अगर 2 और इसको मिल जाएगा तो आपको नहीं लग रहा कि ये पूरा का पूरा P6 हो जाएगा कंप्लीट? सही बात है कि Yes. नहीं? Yes. अगर इसको 2 मिल जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये 2 लेने के बाद ये -2 बना सकता है? सही बात है? Yes, sir. क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा वो तो पढ़ो पहले। क्वेश्चन में बोला है कि ये आयन ही बनाएगा, तो ये कोई मत बोलो कि सर ये इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। ये आयन ही बनाने वाला है, बट कौन सा आयन बनाएगा? स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा बच्चे? -2 बनाएगा। बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हुई ना बात, बहुत अच्छे बच्चे। Yes, sir. चलेगा बच्चे। आप कहां से बोल रहे थे बच्चे? Sir, रोशनी Nasik, sir. Nasik. नासिक से बोल रहे थे। चलेगा, ठीक है। लेक्चर Sir, समझ में आ रहा है बहुत आपको? अच्छा पढ़ाते हो sir. हो sir, yes. चलेगा चलेगा। Sir, आप धन्यवाद बहुत बच्चे। अच्छा पढ़ाते हो sir. चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। जो लोग देख रहे हैं कि भाई अगला कंटेंट क्या होने वाला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने खत्म कर दिया है। 3 तरह के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने पढ़ाए, SS, PP और SP। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है अगला कंटेंट, जो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट कंटेंट, जो होने वाला है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया अभी अभी। ये 3 तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, मैंने आपको बताया। SS, और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया SP, और नेक्स्ट मैंने बताया PP। एग्जांपल कई बार पूछा गया है, मैंने देखा है MSTCT में। SS में क्या एग्जांपल लेंगे बच्चे? जल्दी से बोलो, एग्जाम में क्या टिक मार्क करेंगे? H2 मॉलिक्यूल। SP में क्या लेंगे? जल्दी बोलो, HF मॉलिक्यूल। और PP में क्या लेंगे? तो आप बोलेंगे F2 मॉलिक्यूल। SP की मैं वापस से बात कर रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि सर SP नहीं समझ में आ रहा है, भाई SP का मतलब होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन का मतलब सर्कल, क्योंकि वो S वाला ऑर्बिटल है, और F का मतलब p ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐसा बनेगा ना बच्चे, ओवरलैप। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओवरलैप कैसा होता है? ओवरलैप ऐसा होता है। बोलो समझ में आया? क्लियर है सबको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने आपको शॉर्टकट में एक नोट्स में डाला हुआ है। तो जब आप मेरा नोट्स लेंगे तो ये आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। एक चीज ध्यान देना, टाइप्स ऑफ ओवरलैप में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 तरह के उसमें चीजें चलती हैं। एक होता है एक्सियल ओवरलैप, जिसमें आप जनरली ये सब देखेंगे। कौन सा? SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP ओवरलैप। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये सारे ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा? सारे ओवरलैप से क्या बनेगा बच्चे? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो लैटरल ओवरलैप होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है पाई बॉन्ड। क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये PP ओवरलैप में तो सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। बिल्कुल सही, लेकिन ये लैटरल ओवरलैप जो होता है बच्चे, वो हाइब्रिडाइजेशन में देखने के लिए मिलता है। कहां मिलता है? हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर है? तो ये नोट्स में आपको रफली मैंने यहाँ पे समझा के दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा एक्सियल ओवरलैप का मतलब सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम में अगर कहीं पर भी आ गया कि भाई एक्सियल ओवरलैप के थ्रू कौन सा बॉन्ड बनता है, मार्क करके आएंगे आप लोग, मार्क करके आएंगे, ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रहा है? और लेटरल ओवरलैप कौन बॉन्ड बनाएगा? तो आप बनाएंगे पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या होने वाला है। चलो बहुत धमाकेदार होने वाला है। अगला कंटेंट है बच्चे आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन। तो गेट रेडी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्या सारे बच्चे रेडी हैं? क्या सारे बच्चे रेडी हैं हाइब्रिडेशन के लिए? जल्दी बोलिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि यस सर, नया कांसेप्ट चालू होने जा रहा है, मजा आने वाला है। क्या होता है हाइब्रिडेशन? बहुत सारे बच्चे जो है कि नहीं समझ पाते हैं कि सर ये हाइब्रिडेशन क्या है। बहुत अच्छे बच्चे, चलो आपको समझाता हूं। ये नोट्स में तो मैंने दिया है हाइब्रिडेशन क्या होता है शॉर्टकट में, बट आपको मैं डिटेल में लेके चलता हूं कि एक्चुअल में हाइब्रिडेशन क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं पहला हाइब्रिडेशन सिखाने जा रहा हूं, SP वाला। अगर मैं आपको बोलूं कि SP हाइब्रिडेशन सीखना है, तो शॉर्टकट हमारे लिए ये है कि अगर ऑर्गेनिक की मैं बात करूं, क्योंकि जनरली हम ऑर्गेनिक को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनिक की बात करूं या इनऑर्गेनिक में जो केमिकल बॉन्डिंग उसकी बात करता हूं, तो जब कभी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, तो ऐसे बंदे लोग हमेशा क्या दिखाएंगे बच्चे? sp3 दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? sp3 दिखाते हैं। बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो लोग क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? जल्दी बोलो, बोलो क्या दिखाएंगे? वो लोग sp3 दिखाएंगे। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन कि सर क्या NH3 भी sp3 दिखाएगा? क्या H2O भी sp3 दिखाएगा? आंसर होगा यस, ये लोग भी sp3 दिखाते हैं। अब ये लोग sp3 कैसे दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं? तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दिख रहा है बच्चे, NH3
जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे नहीं पता चलेगा, ये सॉल्व करने पे पता चलेगा कि ये sp3 दिखाएगा कि sp2 दिखाएगा कि sp दिखाएगा, ये दोनों तीनों में से क्या दिखाएगा, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो गेट रेडी, सब लोग एकदम रेडी हो जाइए और दिमाग चलाइए कि अच्छा कैसे sp3 पहचानते हैं हम लोग। चलो मैंने ले लिया एक छोटा सा एग्जांपल, मीथेन। ध्यान देना बच्चे, मीथेन पहला क्वेश्चन, मीथेन में कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2,4 है, ये 4 वैलेंसी होती है। आपको एक चीज और मैं बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये वैलेंस बॉन्ड थियरी क्यों काम नहीं किया, हमको नया कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि बच्चे वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल हो गया था। क्या हो गया था? फेल हो गया था। सर इसका फेलियर क्या था, जरा वो बताइए। चलो वो भी समझा देता हूं। तो ये कार्बन दिख रहा है बच्चे आपको, कार्बन में ही देखना है आपको, और कहीं नहीं जाना है, कार्बन आपको सब कुछ समझा देगा। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये बोला था कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन के पास जरा चेक कर लेते हैं क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, सबको पता होगा कार्बन का नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, राइट। तो अब बताइए ये 1s2 तो वैसे का वैसे ही है, कोई टेंशन नहीं, 2s2 वैसे का वैसे ही है, p को मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए वैलेंस बॉन्ड के हिसाब से कार्बन कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चे कितना है इसके अंदर, जल्दी बताइए। 2 है, 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 2। तो बताइए ये कितना बॉन्ड बनाएगा वीबीटी के हिसाब से, वीबीटी के हिसाब से कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चे, वीबीटी के हिसाब से सिर्फ ये 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्या रियल में कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाता है, रियल में कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, फटाफट बताइए। रियल में कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बच्चे, 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको नहीं लग रहा कि यार ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो हमको चूरन दे दिया, सही बात है कि नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमको जो बोला वैसा कुछ मिला ही नहीं, कार्बन तो 4 बनाता है लेकिन ये बताते 2 बनाता है। मीथेन कंपाउंड उस टाइम पे सर्च हो चुका था, तो मीथेन कंपाउंड जो है कि उस समय 4 बॉन्ड बनाता था, और लोगों ने बोला कि यार ये तो गलत दिखा रहा है, ये तो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, दूसरा एग्जांपल देखो, मजा आ जाएगा आपको, आपको लगेगा क्या कांसेप्ट है यार, क्या बात है, मतलब क्यों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुआ और क्यों हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में मार्केट में आया, वो लोगों को पता नहीं चलता है। चलो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हैं सब लोग, बेरिलियम का नंबर कितना होता है आपके हिसाब से, भाई आपके हिसाब से नहीं, जो होता है वही बताना है, 4 होता है, 4। क्या करेंगे इसको हम, 1s2 2s2, बोलो समझ में आया। तो रूल के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो ये जरा चेक करो, 1 2 1 2, बोलो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, जल्दी से बता दीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं बच्चे, 0। लेकिन क्या बेरिलियम 0 बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम तो हमने पीछे आपको दिखाई भी था कि BeCl2 कंपाउंड, याद है कि नहीं। तो रियल में बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। अब ये एग्जांपल भी सफिशिएंट था ये बताने के लिए कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को, ये 2 एग्जांपल हमारे लिए सफिशिएंट ये बताने के लिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा है बच्चा, गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है सबको। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, आप भी क्या एंजॉय करेंगे, क्या मजा आ गया सर आज के लेक्चर में, ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए सर ने कि मजा आ गया। बोरॉन का तो नाम सुना होगा आप लोग ने, बोरॉन क्या होता है, बोलो बोरॉन का नंबर क्या है बच्चे, 5। कैसे लिखेंगे, 2,3। हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p1, बोलो सही बात है, 1s2 2s2 2p1। अपना दिमाग चलाइए, ये जो 2p1 दिख रहा है ना, इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे, जल्दी बोलिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे भाई, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा, बट रियलिटी में बी कितना बनाता है, आपने तो पढ़ा भी है, BF3 कितना बनाता है रियलिटी में, 3 बॉन्ड बनाता है। तो बोलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुआ कि नहीं हुआ। बस इसीलिए आया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन का मतलब सिर्फ इतना समझना है तुम्हें कि sp3 में क्या होता है, जब आप CH4 लेते हो तो कार्बन जो है ना बच्चे इस तरह से दिखाता है, 1s2 2s2 2p2। इसको हम ब्रेक करेंगे तो देखो ऐसा मिलेगा, 1s2, ये मिल जाएगा 2s2 और ये मिल जाएगा 2p2, दिखाई दे रहा है। ये जो होता है ना बच्चे 2s, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शिफ्ट करता है इसके अंदर 2p के अंदर, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो 2s है उसका 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे एक और आ गया, इन सबको ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपका sp3। बस इतना ही समझना है। कार्बन का 4 बॉन्ड बच्चे इस तरह से बनता है, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया।
बस यही समझना है तुम्हें, और कुछ नहीं है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। समझा अभी? ऐसा ही कंसेप्ट आपको तो, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको बोलूं कि NH3 में sp3 कैसे हुआ होगा, देखो जरा यहाँ पे, देखो n का नंबर है 5, सॉरी n का नंबर है 7, लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, ये रहा आपका s, ये रहा आपका s, और ये रहा आपका p। p में देखो पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन है, अब सिर्फ इसको मर्ज कर दो, मर्ज मतलब सिर्फ इसको ऐड कर दो। बोलो नया चीज क्या बन जाएगा? 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिसमें पहले से ही 2 होता है और यहाँ पे एक एक आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? sp3। आपने देखा होगा कि अमोनिया जब कभी भी, नाइट्रोजन जब कभी भी बॉन्ड बनाता है 3, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे फालतू बचे रहते, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोलो समझ में आया? बस भाई इसी को हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। और sp2 क्या होता है, तो आपको फिलहाल समझना है सिर्फ शॉर्टकट में कि sp2 किसके अंदर होगा, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 होता है, जो कि ट्राइगोनल नेचर दिखाता है। कौन सा नेचर दिखाता है बच्चे? ट्राइगोनल, एमसीक्यू में बनता है ट्राइगोनल, और इसका बॉन्ड एंगल 120 होता है। चलेगा? एमएसटी के पर्पज से सीखना है बच्चे आपको। और अगला कंटेंट सिखा रहा हूं आपको, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बोलो कौन सा हाइब्रिडेशन दिखाएगा, तो टिक मार्क करेंगे sp दिखाएगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टिक मार्क करेंगे लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल कितना बनता है, तो टिक मार्क करेंगे 180 होता है। बोलो समझ में आया? ये चीज आपको याद रखना है। आपको थोड़े कोई 4 मार्क का बोलेगा भाई sp हाइब्रिडेशन करके दिखाओ, अरे भाई ऐसा नहीं आने वाला है। आपको सिर्फ बोलेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे sp, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे sp2, और जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे आ जाएगा आपके लिए sp3। चलेगा? कोई डाउट है किसी को? बहुत अच्छे। चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि अगला जो कंटेंट है आपके लिए वो बहुत ही प्यारा। तो लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फॉर्मल चार्ज मैंने छोड़ के रखा है, वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लो यार, तुम लोग टेंशन ले लेते हो एकदम। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होता है ना बच्चे, ये किस काम के लिए आता है, तो ये काम के लिए आता है कि पैरामैग्नेटिक, पहली बात पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचानने के लिए कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये कैसे पता चलेगा। दूसरी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये देख कर ही जाना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसके बाद आप बोलने वाले हो कि बॉन्ड ऑर्डर, अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ? बॉन्ड ऑर्डर, तो भी मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आनी चाहिए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमेशा जो है ना बच्चे, किसी भी डायटोमिक का होता है। किसका होता है? डायटोमिक का होता है। कैसे करेंगे डायटोमिक का? जैसे हाइड्रोजन है आपके लिए 1, तो हमने क्या लिखा? 1s1 लिखा। तो ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है ना बच्चे, इसी का हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखने का एनर्जी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसको हम इस तरह से क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। ये डायटोमिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी 1s लिखना है, यहां पर भी 1s लिखना है। s के लिए कितना आप बनाएंगे लूप, कितना सर्कल बनाएंगे, तो आप बोलेंगे एक सर्कल। यहां पर भी s के लिए एक सर्कल। बोलो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, यहां पे एक लगा दो, यहां पे एक लगा दो। देखो यहां पे एक सर्कल लगाना है, यहां पे एक लगाना है। इसको हम बोलते हैं जनरली, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे तो इसको हम सिग्मा 1s बोलते हैं, इसको हम सिग्मा स्टार बोलेंगे। एक चीज ध्यान देना कि जो सिग्मा 1s है, जो बिना स्टार वाला है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ऊपर वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे भाई? एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। बोलो समझ में आया? तो बोलो फटाफट बोलो जरा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसका एक यहाँ पे चला गया, इसका एक यहाँ पे चला गया, तो बोलो बॉन्डिंग में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको सिखाता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ध्यान देखो, ध्यान से देख लो, मजा आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बोलो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बॉन्डिंग। चेक करो कितना था बॉन्डिंग में, चेक करो जरा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 1। तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चे? 1 आ गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही हम किसी और का भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको करना रहेगा। साथ में जो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड ढूंढते हैं, देखो इस तरह से, एक चीज ध्यान देना कि ये हमेशा सिग्मा 1 होता है। हमेशा किसी भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में सिग्मा 1 ही रहेगा। और पाई बॉन्ड कितने होंगे? पाई 2 पाई होंगे। यहाँ पे कितना रहेगा? 1 पाई रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? सिर्फ एक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, चलो बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई सिर्फ ये वाला रहेगा, बाकी सिग्मा ये रहेगा, ये भी सिग्मा रहेगा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, सब सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आया सबको? तो अब क्वेश्चन ये है कि sp2 में
पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइब्रिडेशन यूज होते हैं? तो बच्चे आपको बोलना है कि सिर्फ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो अनहाइब्रिडाइज बन जाता है। क्या बन जाता है? अनहाइब्रिडाइज्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? अनहाइब्रिडाइज्ड। ध्यान देना, sp2 में कितने ऑर्बिटल होते हैं जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं? तो टिक मार्क करेंगे एक। और अगर मैं आपसे पूछूं कि sp में कितने ऑर्बिटल होंगे जो अनहाइब्रिडाइज होंगे, तो आप टिक मार्क करेंगे दो अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। क्या रहेंगे? दो अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जितना पाई इलेक्ट्रॉन, जितना पाई बॉन्ड, उतना अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। प्यारा सा इंफॉर्मेशन एकदम, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। चलेगा? चलिए, तो लास्ट कंटेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, फॉर्मल चार्ज। जो लोग बोल रहे थे सर फॉर्मल चार्ज हमारा छूट गया है, भाई छूटा नहीं है, होल्ड करके रखा है मैंने। फॉर्मल चार्ज देखो, ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस, आप देख सकते हो जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये तो आप बोल सकते हो डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। चलेगा? चलेगा? कोई डाउट है? चेक कर लो फटाफट। जहां पे एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बी मतलब बॉन्डिंग है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे सर बी मतलब बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं एग्जांपल करा के दिखाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ध्यान देना बच्चे, एक दो एग्जांपल कर लो मेरे भाई। जैसे कि मैंने बोला आपको CO2, देख लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपको कि इस O का फॉर्मल चार्ज बताओ। कैसे करेंगे? जल्दी बोलिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? जल्दी बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं। देखिए, मुझे इस O की बात कर रहा हूं ना मैं, तो अगर इसको रियलिटी में इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऊपर। क्यों? क्योंकि O के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है जो लोन पेयर में बचता है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, देखिए फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस Ne नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। यही फॉर्मूला है। वैलेंस कितने होते हैं बच्चे O के पास? तो आप बोलेंगे सर वैलेंस 6 होते हैं। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 4 हैं। माइनस बॉन्डिंग कितने हैं? बॉन्डिंग में देखो 4 है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 डिवाइड बाय 2 कट गया। कितना आ गया? ये 2 आ गया। यहाँ पे चेक करो, 6 में से 4 गया 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। चेक करो इस O के ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 इसका राइट आंसर होगा। बोलो समझ में आया? तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चा जो है, बॉन्ड ऑर्डर भी मैंने आपको कैसे निकालते दिखा दिया। NB अपॉन Na डिवाइड बाय 2। NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस Na। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकलता है। किससे निकलता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकलता है। फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन बच्चे कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। चलेगा? जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने नहीं आता है तो वो स्ट्रगल करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। कितना इजी क्वेश्चन है। माइक ऑन करते हैं जरा इस बात पे बच्चे। यश, आपका माइक ऑन हो चुका है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? चैप्टर खत्म हो चुका है भाई, चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है। हेलो सर। बोलिए यश, आपको 6। पूरा लेक्चर समझ में आया पूरा? हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, आप बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी अराउंड S इन SF6? S के अराउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? जरा दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, मैं करके दिखाऊं आपके लिए। यस सर 12। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो ये रहा मेरे पास S, ये रहा 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि दोनों जगह पे 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयरिंग होगा, बराबर ना? हाँ सर। तो कितने टोटल हो गए S के पास इलेक्ट्रॉन? डी 12। ऑप्शन 12 नंबर। बोलो समझ में आया? हाँ सर। हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आ गई। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरे बच्चों को मौका देने जा रहा हूं मैं। थैंक यू यस ज्वाइन होने के लिए। नेक्स्ट बच्चे अथर्व। और किसी का नाम यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, मतलब एक्चुअली तो देखना पड़ेगा क्या सिस्टम में। सर। अथर्व बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। आपको इसके पहले भी मौका मिला था क्या बोलने का? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? नहीं, मैंने आपके साथ बात नहीं करी हुई, मैंने मुकेश सर के साथ की। ओहो, चलेगा। तो आप मतलब मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं? यस सर। चलेगा। अथर्व, लेक्चर आपको समझ में आ रहा है? हर एक चीजें एकदम क्लियर जा रही हैं? यस सर, यस सर। थोड़ा सा देखिए कैसा होता है ना कि हम यहाँ पे बच्चे क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं सारे बच्चों को मैसेज दे रहा हूँ, आप एक बार रफली गो थ्रू करके आइए। एक लेक्चर में पूरा कंटेंट अगर मैं कवर कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, हर एक चीज कवर कर रहा हूँ,
तो ये 11th का एक बार आप करके आइए और यहाँ पे देखिए क्या मजा आएगा आपको। चलिए बच्चे, आपको अथर्व इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? एक एस ऑर्बिटल बोला है, मतलब एस एक होना चाहिए, और 2p बोला है, p आपका 2 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी लग रहा है यार, ये तो शकल से लग रहा है क्या होगा आंसर। देखो सर बी। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा बी। जिनको नहीं पता है, देखो होता क्या है, एक एस और 2p को मिलाएंगे ना तो 3 हाइब्रिड वाला आंसर बनता है। क्या बनता है बच्चे? 3 हाइब्रिड वाला। कौन सा आंसर बनेगा? sp2 बन जाता है। और मैंने आपको बताया था कि sp2 का एंगल कितना होता है, sp2 का एंगल 120 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर बी। बोलो समझ में आया? हर एक बच्चे को चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो जरा देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5, मैं इस बार श्रीकांत, बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो, आपको परमिशन मिल चुकी है। श्रीकांत, हेलो सर। हेलो श्रीकांत मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ज्यादा नहीं बच्चे, बस 5 मिनट लेक्चर और लूंगा, बस एमसीक्यू जो है ना 2-4 वही खत्म करूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो। बोलिए बच्चे, श्रीकांत आपके हिसाब से आंसर क्या है? मैंने ये सब कराया लेक्चर में, दिमाग चलाइए कहां पे क्या आंसर होगा। एक भी ट्रिक, एक भी पैटर्न मिलेगा तो आप समझ जाएंगे आंसर क्या होगा। 1 से 2 भी पहचानेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। क्या लग रहा है सर श्रीकांत? बी लग रहा है। अच्छा आपको बी लग रहा है, चलो जरा देख लेते हैं कि राइट है कि नहीं। मिष्टी से जरा मैं कंफर्म कर लेता हूं। मिष्टी, आपको मैंने बच्चे अनम्यूट कर दिया है। मिष्टी, मिष्टी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मिष्टी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कहां से बोल रहे हैं बच्चे आप? सर अमरावती। अमरावती से बोल रहे हैं। लेक्चर समझ में आया आपको? यस सर। वेरी गुड। देखिए कभी नेटवर्क इश्यू होता है ना तो डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, ठीक है? आप हाँ जाके सर। बाद में रिकॉर्डिंग लेक्चर भी देख सकते हैं और सारी चीजें आपको अच्छे से करा के दे जाएंगे, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कहीं कहीं पे दूर दराज में नेटवर्क अच्छा नहीं होता है, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। मैच द हाइब्रिडेशन ऑफ द देयर ज्योमेट्रीज। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अभी सर मैंने, बोलिए। बी लग रहा है सर। बी लग रहा है, चलो मैं आपको जरा समझा देता हूं कि क्या बी सही है। देखिए sp2 अभी आपको मैंने बताया कि ट्राइगोनल होता है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये आंसर हो गया इसका। ये बाय पिरामिड वाला नहीं होगा, याद रखना। ट्राइगोनल बाय पिरामिड जो है दूसरा होता है, ये बहुत बड़ा दूसरा हाइब्रिडेशन है। ये कुछ sp2 करके d2 होता है, थोड़ा बड़ा अलग है, मतलब ये आपको 12th में मिला होगा कहीं पे। sp3 जो होता है बच्चे वो टेट्राहेड्रल। कैसे मालूम पड़ा? s 1 है और p 3 है, तो कितना हो गया? 4। 4 को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो मतलब ये 1 का d आ गया, 1 का d, 3 का a। ऐसा देखो कहां पे मैच हो रहा है। 1 का d आना चाहिए, 1 का d है, यस। 3 का a आना चाहिए, 3 का a है, हाँ है। तो ये आंसर हो गया आपका नंबर बी। बहुत सही बच्चे। देखो यहाँ पे 1 का b नहीं चलेगा भाई, 1 का b जो लोग बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं। 1 का b नहीं चलेगा, 1 का b ट्राइगोनल गलत है, ठीक है? आंसर नंबर बी सही है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू मिष्टी जुड़ने के लिए। मेरे ख्याल से हर एक चीज एकदम क्लियर हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बच्चे इस तरह से जो आज का लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। ये रहा मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कल होने वाला है 13 को, डेली 5 o'clock को मैं लेता हूं। कल संडे है, नोट्स आपको फीड में मिलेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पुराने नोट्स मिल गए होंगे, ये अभी अपलोड नहीं हुआ है मेरे भाई, ये तो आज मैं सिखा रहा हूं, उसके बाद अपलोड होगा। तो पुराने चैप्टर के नोट्स आपको फीड पे मिल जाएंगे, चलेगा? मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुल कंटेंट के साथ में। तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए, और जो आपका वर्कशॉप है नून के ऊपर दिनेश सर का, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि मैथ्स में आप कैसे बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है? चलिए बाय एवरीवन, बाय। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर खत्म हो चुका है, अगली बार मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।